नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास कुमार डीसीसी द्रोण कोचिंग क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम व्यंजन और स्वर है उन पर बात कर रहे थे, यानी वर्णों के प्रकारों पर बात कर रहे थे। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार स्वर होता है, वो हमने कर लिया था, स्वर की परिभाषा कर ली हमने और स्वरों का विभाजन हमने कर लिया था। आज हमारी कक्षा में हम व्यंजन पर विस्तृत अध्ययन करेंगे, यानी वर्णों के दूसरे प्रकार पर। वर्णों का पहला प्रकार स्वर हमने कर लिया था और आज है वर्णों का दूसरा प्रकार यानी व्यंजन। व्यंजन है तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यंजन है, उसकी शाब्दिक उत्पत्ति, शाब्दिक विच्छेद। व्यंजन शब्द है, ये बना है वी प्लस अंजन। अंजन का अर्थ होता है काजल और वी का अर्थ होता है विशेष, यानी विशेष काजल। और इस शब्द में, व्यंजन शब्द में यन संधि है, यन संधि है। हम वर्णों की डेफिनेशन अगर आपको याद है तो हम पिछली कक्षा में कर चुके, जहां हम स्वर और व्यंजन है उनमें अंतर कर रहे थे, वहां हमने व्यंजनों की डेफिनेशन कर ली। लेकिन फिर एक बार पुनः करते हैं हम। व्यंजन की पहली बात है कि स्वर में हमने क्या किया था कि इनके उच्चारण में, यानी स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती। तो इनके उच्चारण में, यानी व्यंजनों के उच्चारण में, इनके उच्चारण में स्वरों की, इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, यानी ये स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। तो ये स्वतंत्र नहीं होते। स्वर में क्या है, स्वरों में तो ये है कि स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती, यानी स्वतंत्र होते हैं। और ये क्या है, व्यंजन स्वरों की सहायता ली जाती है, इसलिए ये स्वतंत्र नहीं होते। और तीसरी बात स्वरों की क्या है, तीसरी बात स्वरों की हम कर रहे थे, क्या किया था हमने कि इनके उच्चारण में, यानी स्वरों के उच्चारण में हवा फेफड़ों छूटकर मुंह में बिना कहीं टकराए बाहर निकलती है। तो इसमें इनके उच्चारण में हवा मुंह में कहीं न कहीं टकराकर बाहर निकलती है। स्वरों के उच्चारण में तो हवा मुंह में बिना कहीं टकराए बाहर निकलती है, और इनके उच्चारण में हवा मुंह में कहीं ना कहीं टकराकर बाहर निकलती है। स्वरों का उच्चारण लगातार किया जाता है, ए आ ई पीछे कर चुके हैं हम। तो इनका उच्चारण रुक कर किया जाता है। ये हमारी नेक्स्ट बात होगी। इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, स्वतंत्र नहीं होते। और इनके उच्चारण में हवा मुंह में कहीं ना कहीं टकराकर बाहर निकलती है, तो इनका उच्चारण क्या है, रुक कर किया जाता है। नेक्स्ट बात, इनकी संख्या 33 होती है। मूल संख्या तो 33 होती है, और कुल संख्या पूछी जाए तो हम पीछे कर चुके, कुल संख्या 35 होती है। 35 दो और जोड़ दिए जाएंगे, अढ़, यानी द्विगुण व्यंजन और जोड़ दिए जाएंगे। इसके अंदर कौन कौन से जुड़ेंगे, दो, 33 प्लस अढ़ और अढ़ बराबर 35, और मूल संख्या कितनी होती है, 33। ये हो गई हमारी व्यंजन पर बात, यानी व्यंजनों की परिभाषा हो गई। अब क्या है, व्यंजनों का विभाजन। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लीजिए, अगर लेना चाहे तो। वैसे स्क्रीनशॉट से अच्छा है कि आप नोट्स बनाइए। मैं कम से कम बहुत पुस्तकों का सार करवा रहा हूं आपको, बहुत सी पुस्तकों का मिश्रित रूप करवा रहा हूं आपको। संपूर्ण ग्रामर चल रही है, एक एक बात पर चर्चा होगी। तो हमारी इस चैनल पर पहली क्लास थी भाषा,
भाषा से लेकर आप जितनी भी क्लास है उसके हस्तलिखित अपने नोट्स बना लो तो और बेटर रहेगा। हाँ, अब कर रहा हूं मैं दूसरा, पहला विभाजन कर रहा हूं। सौरों का हमने 6 विभाजन कर चुके थे। सौरों का हम जाति के आधार पर कर चुके, कंठ की मांसपेशियों के आधार पर कर चुके, उच्चारण व अनुनासिकता के आधार पर कर चुके थे हम, मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर कर चुके हम, वर्ग संरचना और उत्पत्ति के आधार पर कर चुके हम, और प्रयत्न के आधार पर हम कर चुके थे। यानी स्वरों का संपूर्ण विभाजन हमने कर लिया था। अब है व्यंजनों का पहला विभाजन, और पहला विभाजन है उसका नाम है सरलता के आधार पर। सरलता के आधार पर, सरलता के आधार पर कितने प्रकार से बांटे गए हैं? 4 प्रकार से बांटे गए हैं। किनको? व्यंजनों को। व्यंजनों को सरलता के आधार पर 4 प्रकार से बांटे गए हैं। पहला प्रकार है सपर्श व्यंजन। सपर्श व्यंजन, इसकी परिभाषा है सपर्श व्यंजन की, ये आगे पर्टिकुलर आ जाएगी। यहाँ केवल मैं एक बार मौखिक बताने जा रहा हूं। पर्टिकुलर परिभाषा हम दूसरा विभाजन करेंगे। दूसरा विभाजन करेंगे उच्चारण व समास अवरोध के आधार पर। उच्चारण व समास अवरोध के आधार पर, यानी उच्चारण करने के आधार पर और सांस रुकने के आधार पर, सांस में आने वाली रुकावट के आधार पर करेंगे तो वहां इनकी पर्टिकुलर परिभाषा आ जाएगी। यहाँ क्या परिभाषा केवल बता रहा हूं मैं आपको कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव, एक तो होता है अव्यय और एक होता है अवयव। अव्यय का अर्थ होता है अविकारी शब्द, अविकारी शब्द जिनकी संख्या 4 होती है, अव्यय बोलते हैं। और अवयव का अर्थ होता है भाग, शरीर का हिस्सा, भाग, शरीर के अंग, अवयव। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? जिन व्यंजनों के उच्चारण में 2 अवयव यानी शरीर के 2 अंग आपस में स्पर्श करते हैं वो सपर्शी व्यंजन कहलाते हैं। वो सपर्शी व्यंजन कहलाते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी? जिन व्यंजनों के उच्चारण में शरीर के 2 अवयव यानी शरीर के 2 भाग आपस में स्पर्श करते हैं उनको सपर्शी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। सपर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कैसे मैं तक, ये हो गई सपर्शी व्यंजनों की बात। 2 उच्चारण अवयव स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, चिपक जाते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। कौन कौन से? कै से लेकर मैं तक, यानी कै वर्ग के 5, च के 5, ट के 5, तै वर्ग के 5 और पै वर्ग के 5, पै फै बै बै मैं तक। दूसरा विभाजन है वो है अंतस्थ व्यंजन। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा अंदर ही स्थित रहती है, अंतःस्थ यानी अंदर स्थित। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा अंदर ही स्थित रहती है, या तो इस प्रकार या बोल देंगे जिन व्यंजनों का उच्चारण नाभि से होता है। एक ही बात है, हवा अंदर स्थित रहती है। जिन व्यंजनों का उच्चारण नाभि से होता है। कई बार ऐसा भी बोल देते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में नाभि पर बल पड़ता है, नाभि पर जोर पड़ता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब हम बोलेंगे ना ये रे ले वे, तो इस प्रकार लगता है कि हवा अंदर स्थित रहेगी, और अगर आप गौर करोगे तो नाभि पर बल पड़ेगा, यानी इनका उच्चारण इस प्रकार प्रतीत होता है कि नाभि से हो रहा है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी? एक ही बात है, 3 प्रकार से पूछी जाती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा अंदर स्थित रहती है, नंबर 1 बात। जिन व्यंजनों के उच्चारण में नाभि पर बल पड़ता है, नंबर 2 बात। और जो नाभि से उच्चारित होते हैं, नंबर 3 बात। उनको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या
संख्या 4 होती है, ये, रे, ले और वे। संस्कृत में इनका क्रम परिवर्तन हो जाता है, लेकिन हिंदी के अंदर यही क्रम रहेगा, ये, रे, ले, वे। ये सरलता के आधार पर चल रहा है। आगे इनका और विभाजन कर देंगे हम, दूसरा विभाजन करेंगे ना, बताया था आपको उच्चारण व श्वास अवरोध के आधार पर, तो वहां इनका थोड़ा गहन अध्ययन हो जाएगा, गहन विचार करेंगे। लेकिन एक बार अंतस्थ ये रह। उसके बाद तीसरा विभाजन है, उसमें बोल सकते हैं या उष्मा व्यंजन, उसमें व्यंजन। अब उसमें व्यंजन तो नाम से ही पता चलता है, उष्मा गर्म, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में गर्म वायु बाहर निकलती है, मुंह से गर्म वायु बाहर निकलेगी, तो उन्हें उष्मा व्यंजन कहते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु बाहर निकलती है उन्हें उष्मा व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 हो जाएगी। कौन कौन सी, से दिखाई दे रहा है, हाँ, से और है। ये हो गया हमारा पहला, दूसरा और तीसरा। किसके आधार पर, सरलता के आधार पर। है कितने, 4। कितने हो गए, 3। अब है नेक्स्ट और अंतिम सरलता के आधार पर क्या हो जाएगी, उसमें व्यंजन की जिन व्यंजनों के उच्चारण में गर्म वायु बाहर निकलती है, गर्म वायु बाहर निकलती है, उसमें व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी है, से और है, यानी तीनों से का मतलब क्या होगा, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य से। तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से, और एक क्या है। अब है हमारा नेक्स्ट विभाजन और चौथा विभाजन, जिसका नाम है शुंक्त व्यंजन या शुंक्ताक्षर, दोनों ही नाम है। पहला तो है शुंक्ताक्षर भी कहते हैं इनको, और दूसरा नाम है इनका शुंक्त व्यंजन। परिभाषा क्या हो जाएगी, वे व्यंजन जो दो व्यंजनों के संयोग, दो व्यंजनों के मिलन से, दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। एक तो होता है मेल और एक होता है मेल। युग्म शब्द है भाई, बहुत महत्वपूर्ण युग्म शब्द है। इस मेल का तो अर्थ होता है मिलना, बोल राधा बोल मिलन होगा कि नहीं, क्या होता है, मिलना। और इस मेल का अर्थ होता है अपशिष्ट मतलब कई दिन आप स्नान नहीं करा तो कालो सो जिको रंग सूत्र वगैरह नहीं, मेल, उसे कहते हैं मेल अपशिष्ट। युग्म शब्द है मेल यानी मिलन और मेल अपशिष्ट। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, जिन व्यंजनों का उच्चारण या जिन व्यंजनों में दो व्यंजनों की सहायता ली जाती है, दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, दो व्यंजनों के मिलन से बनते हैं, उनको शुक्त व्यंजन कहते हैं। कौन कौन सा होगा, एक तो क्ष होगा, एक त्रय होगा, एक ज्ञ होगा, और एक और होता है श्रय। एक क्या होता है, श्रय। क्ष, त्रय, ज्ञ और श्रय, ये 4 हैं शुक्त। अब क्ष किस प्रकार बना है, क, आधा क और पूरा स, आधा क और पूरा स। अब स पूरा है तो ये भी शुद्ध है, ये भी तो शुद्ध है, और इसका एक वियोजन और कर सकते हैं। स पूरा है तो इसमें क्या है, क्ष। उसी प्रकार फिर त्रय, तय आधा और र पूरा, ये भी शुद्ध है। र पूरा है तो इसका वियोजन एक और कर सकते हैं। उसके बाद है ज्ञ, जय आधा और इय, चय वर्ग का 5वां इय पूरा है तो इसका भी एक वियोजन और कर सकते हैं। फिर है श्रय, स पूरा, स आधा और र पूरा है
तो इसका भी एक वियोजन और कर सकते हैं। इस प्रकार बने हैं ये, यानी क्षय में क प्लस स की सहायता ली जाती है, त्रय में त प्लस र की, ज्ञ में ज प्लस य की और श्रय में स प्लस र की। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात, अब आपने कभी देखा होगा कि ज्ञ ये बना है घ प्लस य से, इस प्रकार, यानी इस प्रकार आपने देखा होगा कि ग की उत्पत्ति ग प्लस य से बताते हैं। तो ध्यान रखना, दो महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं मैं आपको। पहली बात तो क्या है कि जहां ग मिले वो तत्सम शब्द होता है और तद्भव में लिखा जाता है ऐसे, जैसे जैसे ज्ञान, ये तो तत्सम है और इसका क्या बना दिया ज्ञान, ये तद्भव बना दिया हमने। एक तो तत्सम तद्भव में ध्यान रखना, ज्ञ तत्सम होता है और उसका तद्भव रूप क्या होता है ज्ञ, नंबर एक बात। दूसरी बात है, अगर आपको पूछ लिया जाए, अब प्रश्न पूछने का तरीका देखिए, अगर आपको सीधा ये पूछ लिया जाए ज्ञ की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, तो ये सही हो जाएगा। ज्ञ की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है तो ये सही हो जाएगा, यानी ज प्लस य प्लस ए। अगर आपको पूछ लिया जाए ज्ञ का मानक रूप बताइए, मानक रूप, तो भी उत्तर कौन सा हो जाएगा यह। सीधा ही पूछ ले ज्ञ की उत्पत्ति बताइए किस प्रकार हुई है, तो इस प्रकार हुई है। अगर आपसे पूछ ले ज्ञ का मानक रूप बताइए तो यही उत्तर हो जाएगा। तो फिर बात करते हैं ये उत्तर कब होगा। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे ज्ञ का तद्भव रूप बताइए, तो उत्तर ये हो जाएगा, ज्ञ का तद्भव रूप बताइए, तो उत्तर आपका ये हो जाएगा न कि ये न होकर ये हो जाएगा। लेकिन तद्भव नहीं पूछते, क्या पूछते हैं कि ज्ञ का लोक प्रचलित रूप बताइए, तो लोक प्रचलित भी यही है, ये तो मानक है और ये क्या है लोक प्रचलित रूप है। इन प्रश्नों का ध्यान रखना, दो प्रश्नों का आमतौर पर बताते हैं कि ये अशुद्ध है, मानता हूं मैं अशुद्ध है, ये ज्ञ का ये रूप अशुद्ध है, मानता हूं मैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए तद्भव बताइए और लोक प्रचलित बताइए, तो ये भी शुद्ध हो जाएगा, फिर ये अशुद्ध हो जाएगा। और अगर मानक पूछा जाए तो ये। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, श्रेय की। श्रेय की बात करते हैं। अब मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं किस प्रकार पूछे जाएंगे। एक तो ध्यान रखना, ये तो श्रेय है और एक होता है ये श्री, यानी श्रृंगार शब्द लिख दिया, श्रृंगार। इसका अर्थ मतलब क्या हो गया, श्रृंगार का अर्थ हो गया सजावट, और इस श्रृंगार का अर्थ हो गया श्रृंगार, इसका अर्थ हो गया गिद्दड़, शियार बोलते हैं जिसको। दोनों ही शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। ये तो सजावट है और ये गिद्दड़ है। अब बात करता हूं मैं इसकी, तो ये तो हमारे पास आ गया। फिर है एक ये बनेगा स आधा है और इसके नीचे क्या है ये री, ये क्या है री, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। अगर आपको इस प्रकार मिले तो ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है। ऐसा हिंदी में कोई जानवर नहीं होता, ऐसा कोई वर्ण हिंदी में नहीं है, या तो ये है या ये है। ये तो बात हो गई इससे संबंधित। अब एक बहुत ही गहन बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अगर आपको पूछ लिया जाए निम्न में से संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन कौन सा है निम्न में से, तो हमें पता है कि ये चार होते हैं। ये चार क्या होते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से संयुक्त संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कौन सा है, तो ये चार क्या है, संयुक्ताक्षर भी बोलते हैं इनको, संयुक्त व्यंजन भी बोलते हैं।
कोई और दिया हुआ कै दे दिया, पै दे दिया, मैं दे दिया, सह दे दिया और एक इन चारों में से दे दिया, तो सही उत्तर इन चारों में से जो है वो हो जाएगा, चारों में से जो है वो हो जाएगा। लेकिन प्रश्न इस प्रकार पूछने लग गए हैं अब कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन बताइए, और अगर आपको ये चारों ही विकल्प में मिले, ऑप्शन में ये चार ही मिले आपको, अब हमने तो पढ़ लिया कि चारों ही क्या है, संयुक्ताक्षर है या संयुक्त व्यंजन है, और ऑप्शन में चार ही मिले आपको और इन चारों में से पूछे तो कौन सा बताना है, ये वाला, तो कौन सा बताना है, ये वाला। कारण क्या है, कारण है कि ये तो मानक है, ये तीन तो लिखे जाते हैं, माने जाते हैं, लेकिन ये क्या है, इसको संयुक्त करके बना लिया हमने, इसको संयुक्त करके हमने बना लिया, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये। अगर चारों ही विकल्प में हो तो ये उत्तर हो जाएगा, अगर एक विकल्प में है तो इन चारों में से जो एक विकल्प में है वो उत्तर हो जाएगा। ये हो गई हमारी संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन पर चर्चा। मतलब सरलता के आधार पर हमने व्यंजनों के प्रकार कर लिए, पहला विभाजन हमने कर लिया, सरलता के आधार पर पहला विभाजन हमने कर लिया। अब हम दूसरा विभाजन करेंगे जिसका नाम है श्वास व उच्चारण के आधार पर, यानी उच्चारण के आधार पर व श्वास अवरोध के आधार पर, उच्चारण व श्वास अवरोध के आधार पर हम नेक्स्ट विभाजन करेंगे। लगभग 21-22 मिनट की कक्षा हो चुकी है, अगला विभाजन है वो बड़ा विभाजन है, इसीलिए हम इस विभाजन को, नेक्स्ट विभाजन को, दूसरे विभाजन को नेक्स्ट कक्षा में, दूसरी कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय मां सरस्वती, धन्यवाद।